आप फौज में जब चले जाते हो ना, आपको बस अपने आँख कान खुले रखने और इंटरेस्ट लेना। फौज आपको वो इंसान बना देगी जो आपके आसपास कोई होगा ही नहीं। आपको थापा को हमने काफ़ी देर से बैठा हुआ, तो मैंने कहा चल खड़ा हो जाओ, तू स्नाइपर लेके इधर। उसे अपना रोल, अब ये नहीं था कि अब उसे फायर करना, तो खड़ा था स्नाइपर लेके, ही वाज एक्टिव। उसे हमने बोला जा रहे हैं पीछे सिगरेट पीने, तू देख लेना थोड़ा, कि आग भी नहीं जला सकते आप, ऐसे जलाओगे तो रोशनी होगी, टेररिस्ट फायर कर सकते हो। हमने सिगरेट जलाई, सिगरेट थोड़ा सा 1-2 कस मारा, इतने में 2 आवाज़ आई, टक टक। था बोला मर गया। मैंने कहा कि कौन मर गया, क्या? एकदम से हम लोग अलर्ट हो गए, क्या हुआ? तो हम गए थापा के पास, था मर गया साला। तो देखा तो टेररिस्ट की गर्दन नीचे लटक गई। जो ऑपरेशन हमने पूरी रात 20-25-30 लोगों ने किया, 2 कैजुअल्टी, थापा ने 2 बुलेट में खत्म किया। एक टेररिस्ट मरा, दूसरा उसे देखने आया, थापा ने उसे भी शूट किया। सब कुछ, मौत और जिंदगी के बीच का फासला बहुत कम होता है सियाचिन में। कितना स्पेस होता है, मतलब जिसमें टेंट में, मतलब एक टेंट में कितने लोग होते हैं जहाँ पे? मैं ये कहूँ कि अगर टेंट ही नहीं, केवल एक बेड के सोफे के बराबर जगह में 6 लोग रहते हैं, तो यकीन करेंगे आप, अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो। जब आप सुनते हैं यहाँ पे कि सेना के, हमारी भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए या 3 जवान, तो मैं एक बात बता दूँ आपको दावे से, सेना की एक परंपरा है, हम कभी अपने जवान की डेथ को या शहीदी को ऐसे नहीं जाने देते। उसका बदला लिया ही जाएगा। उस पूरे पोस्ट को काटा गया था। काटना मतलब अपने अंडर लेना? पोस्ट काटना मतलब होता है पोस्ट में जितने लोग थे सबको काट दिया। ये गर्दन काट के लेके आए थे वो, बोरे में भर के ऑपरेशन। कितने लोग ही गर्दन लेके आए थे सर? 30 से 34 लोग। दामोदर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में। धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैं बहुत उत्साहित हूँ इससे लेकर। बिल्कुल सर, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पहली बार इस तरह से मीडिया से इंट्रोड्यूस होना और इस तरह के चैनल पे आना, क्योंकि 22 साल 4 महीने इंडियन आर्मी में तो कभी ऐसे अवसर मिलते नहीं। बिल्कुल। तो जब आप आके बैठते हैं तो थोड़ा नर्वस भी होते हैं, उत्साह भी होता है, एक्साइटेड हूँ, पहली बार पॉडकास्ट पे आया हूँ। नहीं नर्वस आप बिल्कुल मत होइए। और आप तो इंडियन आर्मी से, तो नर्वस वैसे ही होना सूट नहीं करता है आप पे। नहीं नर्वस मैं ऐसा नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस फुल है। देखते हैं आगे क्या बात करते हैं और कैसे करते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने बताया इंडियन आर्मी से आप हैं जी। और अभी आप इवेंट्स में है। करेक्ट। इवेंट्स पे आएंगे, पहले थोड़ा इंडियन आर्मी के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। इंडियन आर्मी की जर्नी कैसी रही है आपकी? बहुत मज़ेदार, मैं ये कहूँगा लाइफ चेंजिंग रही। मुझे जो भी बनाया वो इंडियन आर्मी ने बनाया। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, कैसे डील करना है चीज़ों से, चैलेंजेस से कैसे डील करना है, वो कॉन्फिडेंस मुझे इंडियन आर्मी ने दिया। बहुत हुनर सिखाया, लोगों से बात करने का लहजा हो या कपड़े पहनने का लहजा हो, और चैलेंजेस फेस करने का हो, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में आप किस तरह से सर्वाइव करेंगे, बहुत कुछ सीखा इंडियन आर्मी में। आपका रूटीन, आपकी लाइफ सब कुछ बदल जाती है, और आप, मैं यूँ कहता हूँ कि लाइफ ही चेंज हो जाती है। मतलब एक नॉर्मल डिसिप्लिन में और इंडियन आर्मी की डिसिप्लिन में फ़र्क है? बहुत ज़्यादा। एक तो होता है कि आदमी सेल्फ डिसिप्लिन होता है, उसे लगता है, पर वहाँ पे जब आप देखते हैं हर एक चीज़ रूटीन में, आपको एक डिसिप्लिन, सिर्फ यही नहीं है कि आप टाइम से जग रहे हो, हर चीज़ टाइम से। एक डिसिप्लिन का मतलब ये होता है इंडियन आर्मी में कि आपका ड्रेस से लेके आपके बात करने का सलीका, सीनियर से कैसे बात करनी है, जूनियर से कैसे बात करनी है, कब किससे क्या बात करनी है, ये सब भी हमें सिखाया जाता है वहाँ पे। और बहुत अच्छे से आपको ग्रूम किया जाता है, आपको तराश दिया जाता है। मैं यूँ कहूँ, कोयले को हीरा बनाया जाता है, अगर सरल शब्दों में कहता हूँ तो इसे कोयले को हीरा बनाया जाता है। आपकी ट्रेनिंग, आपके इसके बाद जो आसपास सारा माहौल होता है, सब सीनियर होते हैं वहाँ पे, उनसे आप सीखते हैं, आप करके सीखते हैं, फिर कुछ गाली खा के सीखते हैं, डांट खा के सीखते हैं, पनिशमेंट से सीखते हैं, सबसे ज़्यादा पनिशमेंट से सीखते हैं, रगड़ा खा के सीखते हैं। पर आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते, और आपको उस लहजे में, उस कायदे में और उस अनुशासन में रहना ही पड़ेगा। मतलब आप मानते हैं डिसिप्लिन लाने के लिए पनिशमेंट देना जरूरी है? ऐसा नहीं कहता हूँ, कुछ लोग बिना पनिशमेंट के सीख जाते हैं, कुछ दूसरे को पनिशमेंट देखते हुए सीख जाते हैं। किसके साथ ऐसा हो रहा है, तो हम पहले सीख तो वो डरा जाता है। Okay. पर कहीं ना कहीं पनिशमेंट का खौफ तो होना चाहिए, अनुशासन ऐसे नहीं आता, चाहे वो घर में बच्चा हो, चाहे फौज में सोल्जर हो, सबको एक डर होता है। मुझे लगता है कि पहले डर होता है, तभी आपके अंदर अनुशासन आता है। बहुत कम लोग होते हैं, कहने की बातें हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह। भाई अगर हमें शुरू में 5 बजे घर से सो 8 बजे उठने की आदत थी, फौज में गए सुबह 4 बजे 3 बजे उठाया जाता था, तो पहले पिछवाड़े पे लात पड़ती थी और डंडे पड़ते, तभी उठते थे हम लोग, पनिशमेंट मिलता था। अगर वो डर ना हो तो कौन उठेगा, कहाँ से वो अनुशासन आएगा? तो शुरू में अगर आपको ट्रेनिंग देनी है, उस खांचे में फिट करना है, तो तराशना पड़ेगा। आप एक लकड़ी उठाते हैं, उससे कुछ आपको शेप देना है, तो उसको छीला जाता है। तो वही हमारे साथ होता है। बिल्कुल। कि आर्मी को तो भाई वही चाहिए कि उनको 4 बजे तुम्हें जगना है तो जगना ही पड़ेगा, इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है वो, तो आपको उस तरह से ट्रेंड किया जाता है। वो टूल्स हैं और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो 4 बजे जग के कितने बजे सोना, मतलब वापस आप बेड पे जाते हैं?
जाने का समय डिपेंड करता है आपके साथ रूटीन क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। ओके। नाइट ड्यूटीज़ हैं, बहुत सारे और टास्क होते हैं, पर यह कि सोने को मिल जाता है 4-5-6 घंटे। कई बार ऐसा होता नहीं भी मिलता, 2-2 3 दिन। मैं खुद आसाम की बात है, मैं गया था और मेरी 3 अप्रैल, आई स्टिल रिमेंबर, 3 अप्रैल 2003 को मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी आसाम में। मैं अपने पोस्ट पे था और इट वाज माकूम, एक जगह है तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ के आसपास। ओके। तिनसुकिया रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर पहले पड़ती, माकूम पोस्ट नाम है। वहाँ पे हिंदुस्तान लीवर का बहुत बड़ा एक चाय का फैक्ट्री भी है पास में, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो आई स्टिल रिमेंबर वहाँ पे हमें जाते 3 तारीख को मैं गया था और 4 या 5 तारीख को कंपनी की एक पेट्रोल पे अम्बुस हो गया था। उल्फा मिलिटेंट ने कर दिया था। एक बस के ऊपर लगभग हमारे 20-25 लोग थे, फंस गए थे उसमें। तो जंगल था वो पूरा और उसमें अचानक से अम्बुस हुआ, 13-14 लोगों को गोलियां लगी। हमें मतलब आज गया हूँ, कल दूसरे दिन उठा के अपने पिट्ठू में अपने रखे राशन, ड्राई राशन और जो भी था अपने हथियार, और ले जाके उस जंगल का कॉर्डन पे बैठा दिया। चारों तरफ जंगल का कॉर्डन किया गया क्योंकि टेररिस्ट जो जंगल के अंदर थे। 8 दिन मतलब जाते ही आप एक ट्रेनिंग से जाते हैं तो ट्रेनिंग चाहे कितना भी टफ हो, प्रैक्टिकल लाइफ से टफ नहीं होती। प्रैक्टिकल लाइफ के चैलेंजेस अलग होते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकली वो चैलेंज होते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग में तो आपको विजुअलाइज करा जाता है कि सपोज ऐसा हुआ तो क्या होगा, पर वहाँ तो आप देख रहे हो वो चीज़, तो वो कितने चैलेंजिंग थे। वहाँ जाके पानी में हम लोग, चारों तरफ जंगल था, बारिश हो रही थी और वहाँ हमको सबको सड़क पे बैठा दिया, मतलब कॉर्डन करके बैठा दिया गया। हमारे पास सिर्फ अपने रेन कोट थे जिनसे हम अपना बचाव कर सकते। तो आसाम में वो बारिश के दिन पूरी सुबह से शाम तक बारिश, जोंके नीचे से, और वहाँ हम बैठे हुए थे। खाना वाना भी 2-3 दिन का था, वो ख़त्म हो गया। फिर आता था, सुबह आ जाता था शाम तक, तो आपको पूड़ियाँ गीली हैं, उनको बारिश में भीग रहे हैं, आप भी भीग रहे हो, थोड़ी देर सूख जाते, धूप भी आती, आधा घंटे धूप आती, 2 घंटे बारिश होती थी। तो पूड़ियाँ आप भिगो के, वो भीगी हुई हैं, उनको खा के पूरा दिन निकालना होता था और बैठे रहो। फिर कहीं अगर रात में ज़रा सा जंगल के अंदर कुछ भी हुआ, ज़रा सी आवाज़ आई तो फायर भी करना है आसपास देख के। कितने जने थे आप लोग जो थे? 400-500 लोगों ने कॉर्डन किया था, लेकिन बहुत बड़ा जंगल है। पिंगरी, आई स्टिल रिमेंबर द जगह का नाम है। तो बहुत आसाम में जंगल चारों तरफ बहुत बड़े हैं और वो उल्फा के लिए अच्छे हाइड आउट्स हैं वहाँ पे, थे हमारे समय पे। अब हैं या नहीं मुझे नहीं पता। खाना भी आप गीला कर करके खा रहे हैं? गीला करके नहीं, गीला हो ही जाएगा आपको लेके, आपको खाना अच्छा आएगा वहाँ से, लेकिन आप उसको कैरी कर रहे हैं, पीठ में आपके रखा हुआ है या आपके पास रखा हुआ। जब बारिश हो रही चारों तरफ, ऐसे यहाँ की तरह नहीं, पूरे टाइम बारिश हो रही है, तो आप कितना बचाएंगे और कैसे उसको बचाएंगे? आपको सुबह से शाम तक उसको रखना भी है कि शाम तक भी आपको खाना है, जिंदा रहना, तो उसको आप बचाएंगे तो भीग जाएगी। तो कई बार ऐसा लगता नहीं था कि मैं किस प्रोफेशन में आ गया हूँ? हाँ, जाते ही मुझे पता है, मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं क्या, सारे लोग हम नए नए गए थे, उम्र उस समय करीब 17 साल कुछ दिनों की थी। अब घर के कंफर्ट जोन से जाते हैं, ट्रेनिंग 9 महीने की थी, 9 महीने में इतनी जल्दी घर की यादें थोड़ी चली जाती है। आप अच्छा खाना खा के गए हैं, जो भी था, लेकिन घर में मम्मी बड़े प्यार से खिलाती है और वहाँ पे खाना नहीं, सिर्फ सोने को ही नहीं मिल रहा, नींद ही नहीं आ रही। आप, मुझे याद है, मैं एक घटना बताता हूँ, उसी दौरान 7 दिनों में 2-3 दिन तो हम जग गए, आपस में बात करते, मतलब ऐसे चिल्लाने लगता हो भाई, एक दूसरे को आवाज़ देते थे थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादा तेज़ नहीं दे सकते क्योंकि अंदर टेररिस्ट है, हमें पता है किसी के ऊपर फायर आ सकता है, तो पत्थर मारते थे एक दूसरे को, वो सीटी बजाते थे, जग रहा है कि नहीं, एक दूसरे को जगा होगा कि 2-3 दिन हमने निकाल लिए। चौथे दिन की बात है, मुझे नींद आ गई, मैं ऐसे बैठा हुआ था, सड़क के किनारे हम लोग बैठे थे, तो बीच में सड़क थोड़ा हाइट में थी, तो वो सूख गई थी जल्दी, तो मैं जाके वहाँ बैठा, मुझे नींद आ गई, बारिश उस समय नहीं थी। फिर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई, मेरी आँख नहीं खुली, इतनी भयंकर नींद आई। तो मेरे सेकंड इन कमांड उस समय गाड़ी से चारों तरफ जिप्सी की लाइट बंद करके धीरे धीरे बिल्कुल जिप्सी चला के चेक करते हुए जा रहे थे कि सब लड़के ठीक हैं कि नहीं, बैठे हुए थे, और ये ज़रूरी भी होता है। तो उनकी जिप्सी बिल्कुल धीरे धीरे चल रही, आके मेरे बोनट और मेरी दूरी मुश्किल से कुछ mm की थी। उनके ड्राइवर को लगा कोई बैठा हुआ है यहाँ पे, लाइट जल नहीं रही थी, कनवाई लाइट जल रही थी, उससे उसको दिख गया कोई बैठा हुआ। उतरा, उसने मेरे लात मारा, वाला साले मरेगा तू। तो ऐसी ने जो मुझे पनिशमेंट भी दिया, गालियाँ भी दी, बट बाद में कह रहा देखो साला इतनी नींद आ रही, इसको साइड में बैठाया, फिर मुझसे बोले सोएगा तू, तो फिर मुझे एक सीनियर के पास बैठाया, बोले इसको सुला दो 2-2.5 घंटे। तो मेरे ऊपर उसने वाटर प्रूफ जैकेट डाली, बोला 2-3 घंटे तू सो जा, नहीं तू जाएगा काम से, कहीं ना कहीं मर जाएगा जाके पानी में भी गिर गया तो तू सो ही जाएगा, डूब के बाद में मरेगा, पहले तू नींद से मर जाएगा। तो वो मोमेंट मुझे, और उसका यूनिट में बड़ा उस बात का मजाक भी चिढ़ाते थे लोग मुझे, ये तो भाई बारिश में सो जाता है, इसके ऊपर भरोसा मत करना। तो मैं 1-2 साल नया सोल्जर था, सब लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो मेरे को उस चीज़ से बहुत चिढ़ाते थे लोग, बट ठीक है, सीखने को मिला। वो अब जाते ही आपको 5-6-7 दिन आप उम्मीद नहीं करते कि इस तरह से स्वागत होगा आपका।
आप पहुंचो किसी नई जगह और वही सब फेस करने को मिले, जिससे सोचते यार आप कम, मतलब आपको आपकी लैंडिंग हुई और तुरंत आपको ऑपरेशन में डाला, तुरंत ऑपरेशन में भेज दिया गया। तो वो सब बहुत तो उस नींद के बाद कैसा लगा जब आप सो के उठे? जिंदगी में फिर नींद नहीं आएगी। इतना अच्छा पनिशमेंट दिया था कि उसके बाद कभी काम पे आज भी यहाँ इवेंट में हूँ तो ये लोग सब सो जाते हैं, नींद इनको आज मुझे नहीं आती। पूछ लेना इनसे, मैं काम खत्म करके सोऊंगा। इन लोगों को मैं कई बार बोलता हूँ ऑफिस में कि अभी बेबी जॉन की जब लॉन्चिंग हुई तो ये इवेंट हमें मिला था, लकीली मैं बताता हूँ। तो हमें 12 बजे रात को कंफर्म हुआ ये इवेंट और सुबह मुझे 7 बजे रेडी करके सेटअप देना था। तो मेरी टीम में सार्थक, आसी, सनी, स्वाति, इनको मैंने कॉल किया, ये भाई साहब बैठे हैं इन लोगों से पूछ सकते हैं कि मैंने इनको कॉल किया कि ये बताओ तुम, क्योंकि हम बैक टू बैक इवेंट कर रहे थे उस समय और अभी भी चल रहे हैं, कंटिन्यू जगह हुए थे 3-4। मैंने कहा तुम लोग सिर्फ बैठे रहो मेरे बगल में, और उसके सारी इन्वेंट्री अलाइन करनी थी, मासिव सेटअप था, सब कुछ भी नहीं था मुझे मेरे पास उस समय। तो मैंने इनसे कहा कि तुम लोग जग लोगे मेरे पास बैठ के, तो मैं ये काम कर लूँगा। तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए कि हाँ जग लेंगे एक दूसरे को। तो सार्थक वार्थक मेरे साथ कार में ही, मैंने कहा तुम बस जगते रहो ताकि मैं जग लूँ, बाकी मैं देख लूँगा। हाँ मैं जग लूँ, तुम लोग अगर सोना भी तो मेरे पास सोओगे ताकि मैं जग के काम कर लूँगा। और बाय गॉड बहुत अच्छा वो इवेंट हुआ। मैं जगह पूरी रात मैंने इन्वेंट्री अलाइन करी, दिल्ली, साउथ दिल्ली, हर जगह अपने वेंडर्स को कॉल किया, उन लोगों ने गाड़ियाँ भेजी, जा के गाड़ियों को नो एंट्री पे रिक्वेस्ट करके लेके आना पर हो। तो वो जो फौज रात को 12 बजे इवेंट फिक्स हुआ है, सुबह 7 बजे तक ये सब हो रहा है। हाँ आपने करके दिया, वी हैव डिलीवर्ड। बेबी जॉन का आप देखिएगा जो मंगलमय इंस्टीट्यूट पे हुआ था लॉन्चिंग, उनका सॉन्ग रिलीज़ हुआ था और बेबी जॉन की जो प्रमोशन एक्टिविटी हुई थी वो हमने करके रात को 12 बजे कंफर्म हुआ था मुझे। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई नॉर्मल इवेंट कंपनी हो वो तो सीधा डिनाई कर दे कि हम कर ही नहीं सकते। मैंने अपने उस दिन मैंने इन सबसे कहा था आज टेस्ट है अपना कि अब कैसे हो सकता है। पिछले 2-3 साल में जो हमने अर्न किया है, वेंडर्स पे भरोसा किया, देख तो बाय गॉड मेरे साथ कुछ वेंडर्स हैं और कुछ क्या सभी लोग जो मेरे हैं बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी टीम बहुत ट्रस्ट करती है, टीम के साथ जो मेरे वेंडर्स हैं वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। उन सब ने कहा करो, हम करते हैं कुछ ना कुछ। और उनके पास भी कुछ अपना नहीं था। किसी ने जयपुर से सामान मंगाया रात को ही, सुबह 7 बजे पहुंचा, किसी ने गुड़गांव से मंगाया, किसी ने इधर उधर, जहाँ से जो कर सकते थे। मैंने कहा भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, करो। तो सब ने मुझे भरोसा दिया, पूरी रात जगे, बाकी लोग भी जग रहे थे बट सबको सुबह अच्छा लगा जब हमारा सेटअप रेडी हो गया। और खुद वरुण धवन ने हमारी रील शेयर करी थी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा ऑनर था। वो पूरा शूट उन्होंने, वरुण धवन ने अपनी प्रोफाइल पे शेयर किया। बस वही रिवार्ड होता है और क्या होता है। करेक्ट। तो वो जो मुझे इंडियन आर्मी ने सिखाया है कैसे चीज़ों, फिर इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है जो मोटिवेशन वहाँ पे करने का ढंग है, लीड बाय एग्जाम्पल, लीड फ्रॉम फ्रंट, वो मैंने सीखा वहाँ पे। आज वो चीज़ मैं यहाँ पे अमल पे लाता हूँ कि मुझे कुछ भी करना है तो सबसे पहले मैं इनको मैं कोई भी ऐसा काम नहीं बताता जो मैं स्वयं नहीं कर सकता। अगर मैं जग सकता हूँ तभी इनसे कहता हूँ तुम जगो। वो एक लीडर की क्वालिटी होती है ना सर। सबसे पहले अगर ये मेरे साथ खड़े हैं तो आप इनसे पूछ सकते हो, मैं कोई भी काम करने में मुझे झिझक नहीं है। चाहे मुझे कुछ भी उठा के सेटअप लगाना है, कुछ भी करना है, मैं इनके साथ लग जाता हूँ। और आई एम लकी कि ये लोग भी मेरे साथ उतना ही कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और सीख रहे हैं। और अच्छा मतलब मुझे जो लीडरशिप क्वालिटी इंडियन आर्मी में सिखाई है, जैसे मैंने अपने सीनियर और उस्तादों से सीखा है, मैंने अपने ऑफिसर से सीखा है, अभी भी सीख रहा हूँ उनसे बहुत कुछ। मेरे बहुत सारे अफसर्स हैं जो कि बहुत रिमार्केबल हैं इंडियन आर्मी में, उनका नाम है, उनके हुनर की पहचान है, उनके काम की पहचान है। तो वो लोग मेरे साथ, मेरे ऑफिस विजिट किया था अभी, मेरे फर्स्ट CO थे कमांडिंग अफसर तब कर्नल विपुल सिंह राजपूत, सेना मेडल, बहुत बड़ा नाम है वो। अभी तवांग में ब्रिगेड कमांड कर रहे हैं सर, अभी ब्रिगेडियर हैं। तो वो मुझे हौसला देने के लिए मेरे ऑफिस आए थे विजिट करने। हाँ मेरे यूनिट अफसर्स भी आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कैसा कर रहा है ये, और एक परिवार की तरह। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अभी किसी ने मैं रिटायर हो गया तो डिसऑन कर दिया। सब लोग बड़ा ख्याल रखते हैं, पूछते हैं क्या चल रहा है। आप रिटायर हुए थे या आपने खुद छोड़ी थी आर्मी? मैंने मेडिकल ग्राउंड पे छोड़ा। मुझे अब प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे पैर में कुछ इशूज़ थे, कुछ घटनाएं ऐसी हैं, चोटें ऐसी हैं जिनकी वजह से मुझे लगा कि नहीं अब ठीक है, 22 साल हो गया तो कुछ दूसरा करते हैं। बिल्कुल। और इसलिए छोड़ा। मुझे ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ना चाहता था, सबने मुझे कहा कि तुम करो, अच्छा कर रहे हो यहाँ पे, आगे प्रमोशन है बहुत सारी। मुझे पता था सब कुछ है, लेकिन अब बस एक था कि अब हो गया, बस करना है। और छोड़ने का दुख होता है, छोड़ने का कष्ट होता है, क्योंकि एक ऐसी जगह से आते हो, 22-23 साल रहते हो, इतना सब सीखा है वहाँ। याद आती है सर? बहुत याद आती है। मैं तुमको बताता हूँ, हम फौज में जब तक हैं बहुत सेफ हैं। हमें एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे अगर आपको चोट भी लग गई, आप गिर गए, कोई भी बात होती है, आपको सड़क पे यहाँ पे कोई चल रहा हो, हार्ट अटैक आ जाए, गिर जाए तो कोई उठाने नहीं आएगा, बहुत कम लोग होंगे उठाएंगे। फौज में भाई साहब आपको जरा सा बुखार आ जाए ना, 10 लोग पूछने आते हैं
आपके पड़ोस में जो बेड लगा रखा उसने, और इतने डॉक्टर मिलेंगे आपको, हर एक के पास कुछ ना कुछ दवा मिलेगी, वो दे दो ये खा ले तू ठीक हो जाएगा। और नहीं तो आपको मेडिकल जो ट्रीटमेंट, हमारे जो हॉस्पिटल हैं छोटे छोटे बने होते हैं हमारे साथ, हर यूनिट में एक वहाँ लेके जाएंगे, आपको प्रॉपर केयर किया जाएगा, आपको खाने पीने से लेके बहुत। फौज ना मतलब एक ऐसा परिवार है जहाँ पे ना आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार घुस जाओ बस उस सिस्टम में और सही से आप अपना काम करो, बाकी फौज अपने आप देख लेगी। ये फौज आपको वहाँ पे हर तरह की ट्रेनिंग, पढ़ाई लिखाई, जो सीखना है आपके अंदर जो हुनर, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन आ गए हैं, कैमरे आ गए, दुनिया भर की चीज़ें। एक फौज में रह के ना आदमी इतना हुनर सीख सकता है जो यहाँ के कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता, और वो सब प्रैक्टिकल सीखना है। मतलब उसकी कोई भी हॉबी है तो वहाँ पे उसको कुछ भी, हर एक हॉबी आपके अंदर, अगर आपको फोटोग्राफी का हुनर है, फौज आपको मौका देती है, आप सीखिए। दुनिया भर के कैमरे हमारे पास, चाहे किसी भी रेजिमेंट में किसी तरह से, हर एक रेजिमेंट में कैमरे होते हैं, और आपको कुछ खर्च नहीं करना, सिर्फ आपको करना है। एक बार आपने अच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल आपके अंदर वो स्पार्क है, आप कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा लिखना आता है तो हमारे पास INT सेक्शन होती हैं, ड्राफ्टमैनशिप आपको आती है, उसके लिए भी बहुत अच्छे अवसर और बड़ा इज्जत मिलती है आपको। आपको ड्राइविंग अच्छी आती है, आप करो, वहाँ पे हिमालयन कार रैली होती है, दुनिया भर की जगह आपको भेजा जाएगा फौज से, आप करो, हर जगह सपोर्ट है पूरा आपको। आप अच्छा खिलाड़ी हो तो दुनिया भर के, हमारे राज्यवर्धन सर हमारी रेजिमेंट से हैं, मतलब आई एम लकी कि मैं राज्यवर्धन, हमने जब मैं आसाम गया था तो मैंने राज्यवर्धन सर की ही कंपनी को रिप्लेस किया था हम लोगों ने। ओके। वो अल्फा 9 ग्रेनेडियर से हैं, मेरी अपनी रेजिमेंट से, मैं 16 से हूँ, तो 16 और 25 ये मेरी 2 यूनिट हैं, 25 ग्रेनेडियर और 16 ग्रेनेडियर। तो मैं 16 ग्रेनेडियर से जब गया था वहाँ पे पहली पोस्टिंग में, तो राज्यवर्धन सर वहाँ पे थे, वो उसी समय वहाँ से फिर ओलंपिक के लिए निकले थे। तो दुनिया भर के खिलाड़ी हैं फौज के जिनका नाम है, और राज्यवर्धन सर हैं। हर एक ओलंपिक में देखिए आप, आर्मी पर्सन की परफॉर्मेंसेस बहुत अलग होती है, चाहे वो हॉकी टीम हो, आपको आना चाहिए किसी भी तरह का, आपको खेल की अगर आपके अंदर भावना है, आपको कोई भी शूटिंग में ले लो, कुछ भी आपको जो जिसका शौक है आपको बस हाँ, पूरा करना। अगर आप वहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने गए हैं तो फिर अलग बात है, अदरवाइज सेना में आपको अवसरों की कमी नहीं है, और आपको मार मार के आपको पुश किया जाएगा, जाओ भाई करो। अगर आपको पढ़ाना बहुत अच्छा आता है, B.Ed करो, कोर्सेज हैं दुनिया भर के, आपको अपने लिए बिल्कुल सेना के लिए करते करते आप अपने लिए इतना सीख जाओगे कि आपके पास हुनर की कमी नहीं है। जो लोगों को लगता है कि 12वीं पास करिए और फौज में चले जाते हो, तो वहाँ पे रह के ही पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो, कोई मना नहीं है। आप फौज में इतने कोर्सेज आते हैं, आप पढ़ाई करो फौज के, और एग्जाम के लिए आप परमिशन लो, देते रहो एग्जाम। आप वहाँ फौज में खुद अपने इंटरनल चैनल इतने हैं कि यूपीएससी की तैयारी करो, आप फौज में अफसर्स की तैयारी करो, जवान से चले जाते हो कोई बात नहीं, आप जाके आगे SSB के अवसर मिलते, 5-5 6-6 एंट्री मोड है, ACC है, SCO है, SL है, आप आओ, आपको करना है। और हो सकता है कि आप अफसर्स ना बनो, मैं नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस प्रोसेस में जब जाते हो ना, तो आपके जो सोच विचार हैं, IQ लेवल है, बहुत कुछ सुधर जाता है, बहुत माइंडसेट चेंज होता है, माइंडसेट चेंज होता है, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं चलो लड़के ने ट्राई तो किया, आपका माइंड ट्रेंड होता है, कितना ऑलराउंडर बनते जा रहे हो आप साथ के साथ। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जाके क्या सीखते हो। बिल्कुल। मैंने फौज में रहते हुए हमेशा एक्स्ट्रा को करिकुलर जो भी काम मिले, इवेंट होते थे, आज मैं इवेंट इंडस्ट्री में अचानक लैंड नहीं हुआ, फौज ने उससे पहले मुझे मौका दिया। मैं हाँ, मैं लेबनान में था, 14 ग्रेनेडियर में मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे अफसर्स होते थे, विकास सर थे, और भी बहुत सारे लोग थे, मेजर विकास दीक्षित, अभी तब मेजर थे, अभी वो कर्नल बन गए। मुझे बहुत सिखाते थे वो, हर चीज़ में, चल ऐसे करना है। हमने मैराथन कराई माउंट हरमन में, आज जहाँ पे इतनी सारी लड़ाई चल रही है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, उसी जगह पे माउंट हरमन एक मैराथन थी, 2017 में हमने मिलके बहुत फ्लॉलेसली ऑर्गेनाइज कराई। करीब 4-5 हज़ार लोग थे, अलग अलग देशों के लोग थे, मिडिल ईस्ट के लगभग बहुत सारे रनर्स आए थे वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हमने अरेंज की, इंडियन एम्बेसी ने हमें सपोर्ट किया। उसके बाद दुनिया भर के इवेंट्स, बड़े खाने फौज में होते रहते हैं, फेमिली मीट्स होती हैं। रिटायर्ड कौन से ईयर में? जैसे 2017 की तो आप बात कर रहे हो, रिसेंटली अभी मैं कुछ समय पहले ही रिटायर हुआ। अच्छा, 1 साल के अंदर ही। अच्छा, ओके। 1 साल के अंदर ही हुआ। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप फौज में जब चले जाते हो ना, आपको बस अपने आँख कान खुले रखने और इंटरेस्ट लेना। फौज आपको वो इंसान बना देगी जो आपके आसपास कोई होगा ही नहीं आपसे कम्पीट करने वाला। आपको ये ऑडियो विजुअल आता है, आपने सेटअप लगा, फौज में भी है, हमारे पास भी दुनिया भर की इन्वेंट्री है। आप फौज में कुछ नहीं कर सकते हो, डीजे बजाना जानते हो तो वो भी फौज आपको देगी, सीख जाओ, वहाँ पे है सारे हमारे पास साउंड, दुनिया भर के साउंड होते हैं, हर दूसरे दिन इवेंट पे लगते हैं। आप सीखो, आपको इंटरेस्ट है तो, पर पहल आपको करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। बेकार तो नहीं रह सकते कि आपको सीख भी नहीं रहो, पढ़े हो तो फिर पढ़े रहो। कोई कहने नहीं आएगा कि भाई साहब, वो आप अगर 1 कदम चलोगे तो फौज आपको 2 कदम लेके आएगी आगे। सर वो भी तो देख रहे हैं ना कि दूसरा इंसान सीखने की इच्छा है, आप जाके बोलो अपने अधिकारी को कि हमें ये करना है,
कोई मना नहीं करेगा। आपको कंप्यूटर चलाना है तो दुनिया भर के कंप्यूटर, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैं बिल्कुल ब्लैंक स्लेट था। मैंने 13 साल गाड़ी चलाई थी, मैंने गाड़ी चलाई, अलग अलग ट्रेन में चले, लेकिन गाड़ी चलाने में मज़ा आता था क्योंकि शौक था मुझे गाड़ी चलाने का, तो मुझे फौज ने सिखाया, मैंने इंटरेस्ट लिया। 13 साल बाद फिर मैं जब नई यूनिट में गया तो मेरे साथ मेरे कमांडिंग अफसर थे विपुल सिंह राजपूत, सेना मेडल, अभी ऑफिस आए थे मेरे ब्रिगेडियर हैं अभी सर, उन्होंने मुझे मौका दिया तो बैठ कंप्यूटर पे। मैंने आई स्टिल रिमेंबर, मैंने पहली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने पहली टेबल बनाई थी, तो मुझे टेबल बनाने के लिए उसका पता नहीं था टेबल कहाँ से इंसर्ट करनी है, तो मेरे साथ एक उस्ताद बैठे हुए थे, मुझे देख रहे थे मैं ड्रा करने वाली लाइनों से उसको खींच रहा था लाइनें, फिर मैंने सोचा इसमें टाइप हो जाए, तो हंस रहे पीछे से, फिर उन्होंने मुझे धक्का मारा, बोला हट मैं बताता हूँ। और इतना इंटरेस्ट था कि मेरे जो सीनियर थे मेरी टीम में, तो मुझे डांटते थे, तो पूरे दिन लैपटॉप में बैठा रहता है, कंप्यूटर में बैठा रहता है, तेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी, तू सोता नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे सीखना है कंप्यूटर। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस जितने थे ये फौज में जो यूज़ होते हैं, हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ है, उनको सीखा कर करके बहुत अवसर दिया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे मतलब फ्रेंडली हो गए आप एक तरीके से बिल्कुल कंप्यूटर के साथ। नॉट ओनली कंप्यूटर, वो लाइजन वर्क होता है जितना सारा, हमें बहुत कुछ दिया, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बड़े बड़े चांस दिए, बिल्कुल, एंड आई एम ग्रेटफुल। मुझे ऐसे सीनियर्स मिले और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मिला, मज़ा आया, उन्होंने मुझे बनाया, और आज भी जो मैं कर रहा हूँ 99% चीज़ें वहीं से मैंने सीखी। बिल्कुल सर। यहाँ पर इवेंट में चाहे कुछ भी फ्लो चार्ट बनाना है, ये सब मुझे मेरे किसी का टूर प्लान करना है, इवेंट की आपको कोई भी इन्वेंट्री समरी जो भी है, लॉजिस्टिक अलाइन करने, वो सब कुछ मुझे फौज ने सिखाया। तो सर जैसे तो ये मतलब पूरा आपने जो हॉबीज़ का बताया, मतलब इंडियन आर्मी इतना सपोर्ट करती है, उससे पहले हमने ऑपरेशंस की बात करी जो आपने बताया, ऐसे और कौन से ऑपरेशंस हैं, जैसे आपने कश्मीर में भी सर्व किया है, तो वहाँ का कोई एक ऑपरेशन मैं जानना चाहूँगा जो बिल्कुल आपको अंदर से कहते हैं ना एक यादगार की कभी भूल ही नहीं सकता। कश्मीर में हर दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऑपरेशन है, कुछ एक ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो कि आप हमेशा याद रखते हैं, इसलिए नहीं कि बहुत सारी किल हुई या कुछ और हुआ, कुछ मज़ेदार चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं एक मेरे साथ था कि हम एक पोस्ट पे थे जहाँ पे हमें रोज़ खबर आ रही थी कि यहाँ पे टेररिस्ट हैं, हम रोज़ जाते थे, कुछ नहीं मिलता था, लेकिन हम अपनी पूरी कार्रवाई करके आते थे। एक दिन अचानक से ऐसे खबर आई, हम सब लोग निकले, तो मेरे साथ एक नया दोस्त था, नया पोस्टिंग आया था मेरा, सीनियर मेरे से सीनियर थे उस समय, तो उनको जब नए लोग आते हैं तो थोड़े दिन माहौल को समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी पे रखा जाता है। ओके। मेस में दे दिया ड्यूटी पे, तो वो थे वहाँ पे, तो उस दिन मैन पावर ज़्यादा लेके जाने, ज़्यादा लोग जाने थे, तो बोला कि थापा तू चलेगा। थापा, थापा नाम था, हम थापा, ऐसे कुछ लोगों को सरनेम से बुलाने लगते हैं फौज के ना, बुलाने के अलग हमारे भी बड़े निक नेम होते हैं। अच्छा। मैं भी, कुछ लोग गंजा बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, वो चलता है, इट्स ऑल फन, कोई इंटेंशनली नहीं बोलता, हर्ट नहीं करता। किसी ने आपको बी प्राक बोला है? बहुत बोलते हैं अभी तो मेरे पास मैसेज आता है जब भी मैं स्टेटस लगाता हूँ सारे लोग, पर मैं बताना चाहता हूँ भाई, ये मैं आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, मैं 2009 से हूँ, जब मैं सियाचिन पे था उसके उतरने के बाद ही मैंने ये अपना हेयर क्लीन सेव हेयर में क्लीन करना शुरू कर दिया था कंप्लीट 2009 से। बी प्राक का तो नाम अभी आया, मैं शुरू से जब छुट्टियों में आता हूँ तो मैं सेव ऐसे दाढ़ी रखता था, और जब फौज में चला जाता तो क्लीन सेव रहता था, पर मैं अपना हेड शुरू से क्लीन कर 2009 से, जैसे मैं सियाचिन से उतरा था उसके बाद मैंने क्लीन करना शुरू कर दिया था। ओके। और 2009 से हूँ, लगभग मैं उस समय कितना 22-23 साल का था, तब से मैं ऐसे रह रहा हूँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को कई बार फौज ने ऑफ़र किया, PRP करके एक टेक्निक आई थी जिससे बाल लगाए जा सकते हैं, दुनिया भर के हमारे यहाँ ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है, मैंने नहीं किया, मुझे बस ऐसे ही रहना था, मुझे मज़ा आता है। अब बी प्राक ऐसे रह रहा है तो अलग बात है, वो उनकी मर्जी है। अब मुझे नहीं पता बी प्राक ने किसी कॉपी किया नहीं किया, उनका अपना स्टाइल होगा, पर मैं शुरू से ऐसे ही हूँ। अब मुझे लोग कहते हैं बी प्राक को कॉपी कर रहे हो तो ये गलत है, ये अन्याय है मेरे साथ मैं पहले लाया हूँ। मैं पहले से हूँ, मैं शुरू से ऐसे, मेरे पास फोटोज़ हैं, और मैं शुरू से, सब मेरे साथ रहने वाले लोग जानते हैं, जो मेरे साथ 13, 14, 15 साल से हैं, 20 साल से हैं, 22 साल से हैं, वो सब ने देखा है मुझे, मैं काफ़ी दिनों से 2009 से ऐसे ही। थापा जी पे आते हैं। थापा पे आते हैं तो हाँ, थापा को मैंने बोला कि, मैंने क्या, मेरे दोस्तों ने बोला चल इसको भी ले लेते हैं, तो सारी हमने राइफल्स ले ली थी, तो बोला तू क्या लेगा, बोला चल स्नाइपर ले ले, कोई नहीं मिल रही तो जल्दी में उसने स्नाइपर ले ली, और हमें पता स्नाइपर कोई यूज़ नहीं, तो इसको कहीं खड़ा कर देंगे, क्योंकि थापा आया नया था, उसको हम इंटेंस ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे, कुछ दिन समझना, तो उसकी PIT होनी थी, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, तो नहीं हुई थी, तो हमने कहा चल तू ले ले यार, स्नाइपर ले ले, उसने स्नाइपर ली, चला गया, ऑपरेशन चला, 2 कैजुअल्टी हुई, हम किसी कारण से उस घर को उड़ाना था, टेररिस्ट उस दिन इनकाउंटर हो गया लकली। मतलब एक घर के अंदर थे टेररिस्ट? हाँ, कश्मीर में ऐसे ही लगभग घर के अंदर या ऐसे हैबिटाट में ऑपरेशन चलते हैं, जिन्हें क्लोज क्यूब बैटल बोलते हैं, CQB। तो CI काउंटर इंसर्जेंसी ऑल अबाउट दैट, आपको ऐसे ही घरों के अंदर, जंगल में, बहुत घर के अंदर थे टेररिस्ट, और हम शाम को लगभग 9 बजे से शुरू हो गया था फायर एक्सचेंज होना।
हम कंटिन्यू कोशिश कर रहे थे कि जितनी जल्दी टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। रात को हमें ऑर्डर मिला कि इसको उड़ा दो घर को, कोई ऑप्शन नहीं था, बार बार हम कर रहे थे। तो 2 लोग हमारे जो आईडी लगाने के लिए गए थे, जो इंजीनियर्स कोर्स से थे, एक्सपर्ट थे वो आईडी लगाने के, उस घर को उड़ाने के लिए, उन्होंने खिड़की से उस पर एम फायर किया और दोनों किल किए। लगभग 2-3 बजे तक हमारे 2 जवान शहीद हो गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इसको सुबह दिन के उजाले में फिनिश करते हैं। मरना तो है ही उनको, 100% मरेंगे, पर यह था कि थोड़ा अब वेट कर लेते हैं क्योंकि 2 कैजुअल्टी हो गई हैं, थोड़ा समझ के फिर से हमने अपनी चीज़ों को रिऑर्ग किया। सुबह 5-6 बजे थोड़ा हल्का हल्का उजाला हो गया था, हम लोग थक गए थे पूरी रात से, तो थोड़ा ये था चलो फ्रेश होते हैं। तो मेरे साथ एक मेरे सर थे, उन्होंने कहा चल सिगरेट पी के आते। उस समय मैं भी स्मोक करने लग गया था, तो मैं निकल गया। हम दोनों लोग गए तो थापा को हमने काफ़ी देर से बैठा हुआ था, मैंने कहा चल खड़ा हो जाओ तू स्नाइपर लेके इधर, और वो खड़ा भी था, शायद खड़ा था, हाँ वो खड़ा था उस समय, एक पेड़ की आड़ पे वो खड़ा हुआ था, लेकिन उसे अपना रोल अभी ये नहीं था कि अब उसे फायर करना, बस खड़ा था उस स्नाइपर लेके, ही वाज एक्टिव। तो हम गए, हमने कहा थापा थोड़ा देख लेना, हम जा रहे हैं पीछे सिगरेट पीने, तो समझ गया सिगरेट पीने जा रहे हैं लोग। उसे हमने बोला हम जा रहे हैं पीछे सिगरेट पीना, तो देख लेना थोड़ा, क्योंकि आग भी नहीं जला सकते आप, ऐसे जलाओगे तो रोशनी होगी, टेररिस्ट फायर कर सकते हैं, उसे पता चल जाएगा। दूसरी बात कोई भी बातचीत करोगे तो पता चल जाएगा, तो आवाज़ भी नहीं गई। तो हम थोड़ा दूर गए, थापा के भरोसे हमने कहा तू इधर देख लेना, हम जा रहे हैं। उसी के पीछे हम गए, मतलब उससे हमारी पीठ और उसकी पीठ, हम दोनों सामने की तरफ मुँह कर रखा था, हम उसके पीछे चले गए, एक दूसरे सहारे लेके खड़े थे हम लोग, थोड़ा दूर जाके बैठ के। तो हमने सिगरेट जलाई, सिगरेट थोड़ा सा 1-2 कस मारा, इतने में 2 आवाज़ आई, टक टक, था बोला मर गया। मैंने कहा कि कौन मर गया, क्या? एकदम से हम लोग अलर्ट हो गए, क्या हुआ? तो हम गए थापा के पास, था मर गया साला। तो देखा तो टेररिस्ट की गर्दन नीचे लटक रही थी। जो ऑपरेशन हमने पूरी रात हमने 20-25-30 लोगों ने किया, 2 कैजुअल्टी, वो थापा ने 2 बुलेट में ख़त्म कर दी। एक टेररिस्ट मरा, दूसरा उसे देखने आया, थापा ने उसे भी शूट किया। याद है मुझे, मेरे कंपनी काउंटर के पास उस समय पर्स था, कुछ उन्हें देने, इतना खुश हुए थे वो कि उनके पास देने के लिए कुछ था नहीं, उन्होंने पर्स निकाला, थापा को पकड़ा दिया, बोला पकड़ इसे। इतना खुश हुए थे उससे, उसकी पीठ थपथपाई, वो हीरो बन गया वो आदमी, जिसकी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं थी। बाद में उसे गैलेंट्री अवार्ड भी दिया फौज ने। लेकिन मतलब मेरे लिए सबसे सरप्राइज वही था कि हम इतने ट्रेंड हम लोग थे और हम नहीं कर पाए। थापा को हम ऐसे ही लेके गए थे कि चलो ठीक है, होता नहीं, काउंट नहीं कर रहे थे उसे, लेकिन वो गया और उसने उस ऑपरेशन को उसी ने फिनिश किया। मतलब वही जिसको खोटा सिक्का समझ रहे थे वही खोटा सिक्का तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिससे हमें उम्मीद नहीं थी कि ये करेगा कुछ। अभी आया है बेचारा नया और इसको समझने में, लेकिन ही वाज डैम एंड गुड इन स्नाइपर। तो उसके बाद उसे स्नाइपर के और भी कोर्स करवाए गए होंगे शायद, मुझे लगता है अपनी यूनिट में चले हुए हैं। मेरा तो ज़्यादा वाकया नहीं हुआ, लेकिन हाँ आई रिमेंबर कि वो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था। वो मतलब शॉक हो गए थे, ठक ठक हाँ, दो बुलेट में ख़त्म यार, मतलब 2 बुलेट फायर किया उसने और सब खत्म कर दिया उसने। पूरी रात की मेहनत, हमारे 2 जवान शहीद हो गए। तो वो आदमी था, 20-25 लोगों का काम उसने अकेले कर दिया। टेररिस्ट को भी उम्मीद नहीं थी, और कि ये यहाँ पे स्नाइपर बैठा हुआ है या स्नाइपर खड़ा है, उसने एम कर रखा था उसी खिड़की पे। लकली होता है किसी के हाथ से किल होनी है, जब मरना ही तुम्हें उसी के हाथ से, तो लिखा है वो खिड़की के बाहर, फोकस भी उसका वहीं शायद वो टॉयलेट की तरफ जा रहे थे। उसने पहले एक को मारा, जैसे वो खिड़की से गिरा, दूसरा उसे देखने के लिए उठाने के लिए आया, उसने दूसरे को ठोक दिया वहीं पे 2 शॉट पे। दिस हैपन कश्मीर में। बाकी और भी बहुत सारे ऑपरेशन हुए। रूटीन है यार ये, अगर आप फौज में हो तो इसमें कुछ कितनी चीज़ों को याद रखोगे, लेकिन ये है कि कुछ घटनाएं याद रहती हैं हमेशा आपको। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब ऐसा होता है जैसे हम फिल्मों में, मैं फिल्म का नाम बोल रहा हूँ, कुछ एक फिल्म दिखाई थी अजय देवगन की, जिसमें टेंगो चार्ली आई गेस मूवी थी, कि जिसमें फ्लाईओवर पार करने के लिए आपको कोई कोड वर्ड बोलना होता है। तो ऐसा होता है रियल में? मैं पहले तो फिल्मों पे अगर आप आए हो तो मैं बता दूं कि इंडियन बॉलीवुड फिल्में ना, वो रियलिटी उस तरह से फिल्में नहीं बनाती हैं जैसे हॉलीवुड बनाता है। हॉलीवुड में आप देखोगे सेविंग अप प्राइवेट रैन, मैं मूवीज़ के नाम लेता हूँ, कुछ बहुत सारी मूवी जो रियलिटी और रियल लाइफ दिखाती हैं। पहले तो बॉलीवुड मूवीज़ को ना चस्का लगा होता है रैंक का, हर मूवी में उनको एक मेजर और कैप्टन साहब चाहिए। ठीक है यार, सब लोग करते हैं, अभी तक इनके अंदर वो डेयर नहीं कि ये एक सिपाही के ऊपर मूवी बनाए। बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं, राइफलमैन संजय कुमार सर हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला, लेकिन इनको मेजर साहब, ठीक है अच्छा है बनाओ यार, नो प्रॉब्लम, बट और भी बहुत लोग हैं। हॉलीवुड मूवी बना लेता है सिपाही के ऊपर, प्राइवेट रैन बनाई उन्होंने, प्राइवेट रैंक इक्वल टू सिपाही होता है, बट बॉलीवुड कभी नहीं डेयर लेता, इनको ये रैंक फैंसी हैं हर एक जगह पे। मूवी में जो दिखाया गया पासवर्ड, हाँ होता है हमारे पास, रात में हर एक के पास या दिन में कोई भी सेंसिटिव जगह है उसको जाने आने के लिए एक पासवर्ड दिया जाता है, बट बाकी बहुत सारी चीज़ें ना फैंसी होती हैं बॉलीवुड मूवी की, रियलिटी के आसपास नहीं होती। ओके।
हर बॉलीवुड मूवी में लव एंगल, बहुत सारी, मैंने देखी नहीं जिस मूवी का नाम ले, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि बॉलीवुड की मूवीज़ जो मैंने देखी हैं उन पे मुझे कहीं भी रियलिटी ऐसी नज़र नहीं आती जैसे ये लोग दिखाते हैं। थोड़ा बहुत बॉर्डर में जेपी दत्ता सर ने टच किया, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। लड़ाई इतनी आसान नहीं होती जैसे बॉलीवुड मूवी में दिखा देते हैं। हॉलीवुड फिर भी, मैं फिर से कहूँगा, हॉलीवुड की तारीफ करनी हो, आप देखना चाहते हो नो मैन्स लैंड देखो, एक्चुअल लगता है कि नहीं ऐसा ही होता है। उनको मैं जब देखता हूँ हॉलीवुड मूवी में तो मुझे लगता नहीं यार ये है, पर बॉलीवुड को देखो ना तो एक तो ये लव एंगल, बिना इनकी लव स्टोरी डाले कोई मूवी बनती नहीं। बाकी रियल में यार छुट्टी नहीं मिल पा रही, किसकी लव स्टोरी चल पाती है। इतनी अच्छी मूवी बनाई मेजर विक्रम बत्रा सर के ऊपर, पर उसमें भी उन्होंने लव एंगल इतना हाइप कर दिया कि वो जो मूवी, जो विक्रम बत्रा सर का एक्चुअल योगदान है, मुझे लगता है वो दबा दिया इन्होंने। बिल्कुल, मूवी की लव स्टोरी के ऊपर फेमस हो गए। देखिए अगर लव स्टोरी ना कवर करके उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने क्या क्या दिखाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ था और बहुत कुछ है आज भी। मैं तुम्हें ये भी बता दूं, सोल्जर्स के ऊपर बहुत सारी मूवियाँ बन सकती हैं और सभी रैंकों के ऊपर बन सकती हैं, लेकिन हाल बॉलीवुड ना रैंक फैंसी रैंक से ऊपर बहुत जाता है। लेकिन जो बॉलीवुड में दिखाता है कि आर्मी ऑफिसर की जब भी एंट्री हो रही है हाथ में एक गिलास है, तो ये मतलब क्या, आर्मी ऑफिसर मतलब एक ऐसी छवि बना रखी है, आर्मी ऑफिसर हमेशा ड्रिंक ही करते रहते हैं, तो ये सच है। पानी पीने का मौका नहीं मिलता यार कई बार, इनके हिसाब से अलग है कहानी। वो सच में बताऊँ तो वो एक मेस टाइम होता है, मेस में आप पार्टी में पी सकते हो। हमारे यहाँ ये बात सच है कि हम लोग ड्रिंक करने को ऑब्जेक्शनल नहीं मानते। आप लिमिटेड अनुशासन में रह के जिस दिन ड्रिंक के डेज होते हैं उस दिन आप पियो, आप मेस में पियो, अथराइज जगह पे पियो, कोई मना नहीं। और आपको जब प्रमोशन होगा, हमारे यहाँ बड़े यूनिक ट्रेडिशंस होते हैं, आपको ड्रिंक कराया जाएगा। अलग अलग यूनिट के अलग अलग पैक के नाम, हमारे यहाँ ग्रेनेडियर्स में हम ग्रेनेड पैक बोलते हैं, विस्की रम जो भी है सब मिला देंगे, और एक बड़ा सा ग्लास है उसके अंदर रेजिमेंट क्रेस्ट बना हुआ है, हमारा लोगो इंसानिया बना हुआ है, उसको भर देंगे और उसको बोलेंगे पियो। नॉर्मल आप विस्की बियर का ग्लास सबसे बड़ा होता है, लेकिन उससे भी बड़ा होगा, और उसको आपको नीट पीना पड़ेगा प्रमोशन के टाइम। और फिर आपको सब मजे लेते देखेंगे, चिल्लाओ, अब वार क्राई चिल्लाओ, फिर इसके बाद कोई बोले गाने गाओ, फिर आपको ड्यूटी भी उसी दिन सबसे हार्ड करवाई जाएगी, एंड यू आर गोइंग टू टेस्ट कि अब कैसा परफॉर्म कर रहे हो। सोने भी नहीं देंगे आपको, आप सोचोगे ड्रिंक करके सो जाओ, मौका नहीं मिलेगा। मतलब वहाँ भी आपको टेस्ट लिया जा रहा है आपका। टेस्ट ये कह सकते हैं कि आपकी इंड्योरेंस कैपेसिटी, आपकी स्टेमिना, बहुत कुछ उससे बढ़ता भी है। चेक भी किया जाता है कि भाई साहब ड्रिंक करने का, क्योंकि लड़ाई ऐसा थोड़ी होगा कि आपने ड्रिंक कर रखा तो लड़ाई नहीं लगेगी या ऑपरेशन नहीं होगा। ड्रिंक करने के बाद भी ऑपरेशन होगा। तो मुझे लगता है वो परंपरा उस चीज़ के लिए है कि आप ड्रिंक करने के बाद क्या होशो हवास में काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेन किया जाए। टेररिस्ट तो तभी अटैक करेंगे ना जब आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उस समय भी उतने मजबूत रहें। ड्रिंक कर लिया कोई बात नहीं, दैट्स अ पार्ट। ऐसा भी होता है कि कई बार बड़ा खाना चल रहा है, पार्टी चल रही है, तुरंत ऑपरेशन में जाना पड़ता है। आपने ड्रिंक कर रखा तो क्या हो गया, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। और ग्लास पकड़ के चलने की बात है तो हम लोग एटिकेट्स एंड मैनर्स होते हैं जिनको कॉपी कर लेते हैं बॉलीवुड की मूवीज़ पे। पर यार दारू लेके तो हमेशा कोई नहीं घूमता कि ग्लास में डाले घूम रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। ऑफिस टाइम पे बड़े, हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें जो बॉलीवुड में कभी नहीं दिखाते वो लोग, ऐसा नहीं है। ड्रिंक के मामले में तो मैं एग्री नहीं करता कि हमेशा किसी के पास ग्लास रहता है। मैं उसी बात में हूँ, पानी पीने का टाइम नहीं होता लोगों के पास, इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट रहती है। ये तो बड़ी फैंसी स्टाइल। तो जो ये कहा जाता है कि मतलब आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो ड्रिंक होती है, कैंटीन की जो ड्रिंक मतलब बॉटल्स होती है उसमें अलग हाई वॉल्यूम होता है, और जो नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है वो अलग होता है, ऐसा भी होता है? बिल्कुल नहीं होता। होता क्या है कि आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो होता है, हम बड़े डिसिप्लिन तरीके से पीते हैं, हम पीते हैं तो शौक से पीते हैं। यहाँ लोग पीने के लिए पीते हैं तो उनको चढ़ जाती है, हमारे यहाँ चढ़ती नहीं है। लेकिन कई बार मतलब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जिन्होंने आर्मी की ड्रिंक ट्राई करी है वो कहते हैं यार ये अलग क्वालिटी और एक अलग हैवीनेस देती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा कोई। हाँ, ये जरूर हमारे पास डिस्काउंटेड CSD डिस्काउंट होता है। क्वालिटी हमारे पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी चेक होती होगी, CSD जब सप्लाई करती है, मैं वहाँ पे नहीं जाता, लेकिन मुझे ऐसा कोई फ़र्क लगता नहीं। आप ओल्ड मॉन्क की बॉटल लें या किसी भी ब्रांड को पिए, फौज के लिए कोई उसके इंडिग्रेंट तो अलग नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आर्मी को कुछ अलग बना के दे रहे हैं और सिविल को अलग दे रहे हैं। कहने की बात है, हाँ, पीने का ढंग और सलीका हमारा थोड़ा बेहतर है, थोड़ा नहीं बहुत बेहतर है। एटिकेट्स बेहतर है, तो नशा उससे भी बहुत आता है। कहते हैं ना कि दारू के पीने के ढंग से भी नशा होता है। बिल्कुल। और जिन लोगों के साथ बैठ के पी रहे उससे अलग होता है, उससे बहुत ज़्यादा होता है। आप सीनियर के साथ बैठ के पूरी बोतल पिला देंगे, लेकिन आप चू नहीं कर सकते। ये तो है। वहाँ पे ये खौफ रहता। मेरे साथ मेरे कंपनी ऑनर साहब थे, जैसे कई पार्टी होती है, मेजर गुरप्रीत, हमने बहुत सर्व किया, तो हम अक्सर बैठ के अगर पार्टी में पी रहे हैं, कोई पार्टी कंपनी की हो रही है, तो कहते पियो पियो, पिलाते रहते, बैठ के पियो बेटा।
सामने गए पियो, हम ब्रदरली रिलेशन होते हैं सबके साथ, तो गए पियो, इसको पिलाओ 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 डालो, वो जानबूझ के पिला देते पी, अब देखेंगे इसके मज़े लेंगे मज़े लेंगे। लेकिन आपको पता है सीनियर है, मज़े कम लेगा, लात ज़्यादा देगा तुम्हारे, तो तुम कायदे से रहोगे, तुम पूरी बोतल खाली कर दोगे लेकिन तुम चू नहीं कर सकते। हाँ बाद में पूछ लेंगे सो गया कि नहीं, हो जाके देखो, ये भी टेंशन रहती है सबको, हर एक सीनियर को अपने जूनियर को, कि अगर आपने ऐसा किया तो यू इंश्योर दैट कि सेफली जाके सो गया नहीं सो गया, वो भी होता है। लेकिन पार्टी टाइम पे जहाँ पे है वो ये नहीं कि आप सारा दिन दारू वारू कि जब भी मन किया बोतल खोल के बैठ गए, ऐसा फिर कुछ वो तो नहीं है। इनडिसिप्लिन है, फिर तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको तो फिर प्रॉपरली फौज लेगी अच्छे से उसकी, अगर ऐसा कोई करता है तो फौज में ये टॉलरेट नहीं होता। टाइम है तो आपको पिलाया भी जाए, ज़बरदस्ती भी है, हम आप आगे बैठ जाओ कि मैं दारू नहीं पीता, अगर हम सीनियर हैं पी रहे हैं तो पियो बेटा, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं हम नॉन वेज नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, ये नहीं करते, ठीक है मत खाओ, साथी के लिए काटोगे तो वो तो आपका काम है ना, कंट्रीब्यूट करना। ओके आप कल को बोल दोगे आप नॉनवेज नहीं खाते, गोली नहीं मारोगे किसी को, आपको वहां भी दया आ जाएगी। नॉनवेज नहीं खाते, आर्मी में दया का कुछ लेना देना मतलब ही नहीं भाई। अगर हम दया दिखाओगे, तुमको कल को कहीं ऑपरेट कर रहे हो किसी भी जगह पे, तो फिर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, आप पर्सनल नहीं हो सकते। आप बोलो, मेरे साथ हुआ था, मैं था त्राई गांव में था, मेरे सीनियर थे, तो मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, प्रेम सर, कंपनी क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी कर रहे थे, कुछ जूनियर आए, अभी नए नए पोस्टिंग आए थे, आते उन्होंने शुरू कर दिया हम तो नॉनवेज नहीं खाते सर। कोई बात नहीं, वो खड़े हो गए, बोले काटो इनको, मत खाना तुम, इनको काटोगे तो इससे मना करो, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, काम तो करोगे ना कटवाया उनसे, मत खाओ कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन अपने अंदर इतनी करेज लाओ कि तुम मार सको मार सको, एंड दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। बिल्कुल। अभी पीछे ने सियाचिन की बात करी, जब आपने आके पूरा अपना बोल्ड करा लिया, बाल टर्नर। हाँ, तो सियाचिन में कैसा रहा आपका? सियाचिन यार बहुत मज़ेदार टेन्योर है, बहुत चैलेंजिंग है, सब कुछ, मौत और ज़िंदगी के बीच का फासला बहुत कम होता है सियाचिन में, पर हर दिन एक अलग ही माहौल होता है। बेस कैंप में रोज़ हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, पोस्ट में हो, ज़िंदगी में आपको वो सब करने को मिलता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। लाइक कि आपको ऑक्सीजन बहुत कम है, आप छोटी सी जगह पे रह रहे हो, बहुत छोटी जगह में, आप टॉयलेट जाने के लिए पानी पूरे दिन बना रहे हो, केवल टॉयलेट जाने के लिए कितनी सारी आप स्नो और आइस का थोड़ा फ़र्क पता है आपको? नहीं पता। जो बर्फ़ गिरती है उसे स्नो बोलते हैं, पाउडर की तरह जो होती है। कुंतलो मतलब कितने टीन इसको उबाल लो तब जाके मुश्किल से 2-4 गिलास पानी निकलता है इससे। आइस होती है जो जमी हुई बर्फ़ है प्रॉपर, तो आइस से जल्दी निकल आता है, लेकिन मिलती वहाँ पे ऊपर रोज़ फ्रेश गिरती है, तो आप डाल के पूरी रात पानी उबाल दो तो टॉयलेट जाने के लिए पानी तैयार होता है। फिर जब जैसे बाहर निकले पता लगा वो जम गया, बैठे रहो और भी अलग चैलेंज है, खाना वाना जो भी होता है उसको, मतलब पानी नहीं है आपके ज़्यादा फ्रेश होने गए, मतलब काइंड पानी है लेकिन वो आप बैठे रहोगे, ज़्यादा देर बैठोगे तो जम जाएगा वो, फिर क्या करोगे? फिर कैसे मैनेज करते हैं सर? जल्दी प्रेशर बनाओ पहले बैठ के कुछ तो करोगे ना। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं वहाँ पे, गर्म पानी, फिर या दोस्त को चिल्लाओ वहाँ से, पास में ही सब कुछ होता है, ज़्यादा जगह नहीं होती स्पेस रहने के लिए, तो जितने भी कितना स्पेस होता है मतलब जिसमें टेंट में, मतलब एक टेंट में कितने लोग होते हैं जहाँ पे बेस होता है? मैं ये कहूँ कि अगर टेंट ही नहीं, केवल एक बेड के सोफे के बराबर जगह में 6 लोग रहते हैं तो यकीन करेंगे आप, अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो? सीरियसली? मोर देन सीरियस। एक जगह है सियाचिन में, मैं उस पोस्ट का नाम नहीं लूँगा, मैं रहा हूँ वहाँ पे, एक बेड जितना जगह, इतनी जगह है, उसमें रस्सियाँ बांध रखी चारों तरफ, पकड़ के ही सोते हैं, एंकर करके ही सोते हैं आप, और जब आप टॉयलेट जाते हैं 2 रोप ऐसे पकड़ के तब बैठते हैं, और आपको हर दिन बताया जाता है कि नीचे 6 लोग यहाँ से जाके जान दे चुके, गिर चुके हैं लापरवाही करने पे। सिर्फ बेड के बराबर जगह है, उसी में आपको खाना भी बनाना है, करवट, आप सोते हो ना तो इतनी सी जगह, आपको करवट लेके ही सोना है, चौड़े होके नहीं सो सकते आप, और उसी जगह पे 120 दिन आपको रहना है। सामने आप चारों तरफ कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ सामने आपको दिख रहा है पहाड़ है, पोस्ट है, बस वही पहाड़ है बस, और पहाड़ की चोटी और कुछ नहीं। 13 लैडर लगा के ऊपर चढ़ा जाता है, 13 लैडर। जो कितनी हाइट पे होगा जहाँ पे आप पोस्ट बता रहे हैं? लगभग 18,000 कुछ। ओके, मैं पोस्ट का नाम नहीं लेता, आई डोंट वांट टू मेक इट फैंसी कि यहाँ पे, पर हैं ऐसे पोस्ट, बहुत हैं ऐसे, 5-6 पोस्ट हैं जहाँ पे एक बेड के बराबर। बाकी भी जो पोस्ट है उनमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं, जितना बड़ा ये रूम है इतने बड़ी जगह पे 20 लोग करीब रह रहे होते हैं। एक FGH बोलते हैं, फाइबर ग्लास, उसी में फ्रेश भी हो रहे हैं, उसी में खाना खा रहे हैं, सब कुछ A to Z फ्रेश। बाहर होने के लिए जो क्योंकि खाई है बाहर, तो रस्सियाँ बांधी जाएंगी, उसमें आप बैठ जाओ पकड़ के, वहीं धो लो वहीं निकल लो, जगह ही नहीं। सियाचिन आपको ना, मैंने कहा जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत कम है वहाँ पे, छोटी सी एक लापरवाही आपको मौत के मुंह में ढकेल देगी, और आपको नहीं, अकेले आपके साथ जितने लोग हैं सबको,
सियाचिन में। तो वहाँ पे खाना कैसे मैनेज, जैसे आप कह रहे हैं कि 120 दिन वहाँ पे रहना होता है, तो खाना नीचे कैसे से है? काफ़ी सारा हमें प्री कुक्ड फूड आता है जिसको सिर्फ उबालना होता है, वो रेडी हो जाता है। कुछ थोड़ा बहुत बना भी लेते हैं। मौसम ख़राब हो गया तो आपको उसी पे डिपेंड रहना, और ज़्यादा दिन हो गए तो कुछ भी नहीं रहना फिर कुछ नहीं मिलेगा। ओह, फिर आपको कुछ है पोस्ट में बचा हुआ है पुराना, उससे काम चलाओगे, और नहीं तो फिर नहीं चलाओगे। तो मतलब अगर ऊपर पोस्ट से किसी को नीचे बेस पे कांटेक्ट करना है तो कैसे करेगा? लाइनें होती हैं, टेलीफोन अब तो बेहतर हो गई कनेक्टिविटी। हमारे टाइम पे तो 4 ब्राउ था, घुमा के हम लोग एक पोस्ट से, ऊपर वाला पोस्ट से जो बोलता था नीचे वाले पोस्ट तक सब सुनते थे। उसी से महीने में एक बार घर में भी बात होती थी। तो अगर किसी को मज़े लेने हैं तो अगर आपको 2 मिनट मिलते थे, आपने उसको घुमाया, फिर वो नीचे कनेक्ट करता था स्टडी से, तब घर वालों से बात होती, बीच में सुन भी लेते थे लोग मज़े लेने के लिए। फिर अगले दिन बताते थे हाँ इसकी बात हो रही थी, ये घर में ऐसे ऐसे बोल रहा था। सब कोई ऊपर से मतलब 12-13 लोग नीचे तक पोस्ट बने हैं, तो आप घंटी बजाओगे तो सभी पोस्ट में बजेगी वो। तो जब बजेगी तो लाइकली सारे उठाते हैं, फिर देख लेते हैं स्टडी कॉल चल रही तो रख देते हैं, और कुछ ने मजे लेने तो सुनते भी रहते हैं ऐसे हाथ लगा लेंगे। हाँ, सो म्यूट करने का बटन तो होता नहीं उसमें, बस हाथ लगा के सुनते रहेंगे। जब फ़ोन रख दोगे आप, फिर दूसरे दिन कॉल करेंगे, मिलोगे तब मजे लेंगे, हाँ क्या हो रहा था। तो आप चाह के भी अपने घर वालों से या फैमिली से उस तरह से बात नहीं कर सकते जैसे आप करना चाहते हैं। 2 मिनट मिलते हैं हफ्ते के, और उसमें भी आवाज़ नहीं आएगी, आधी बार हेलो 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 में कट जाता है, ये भी होता है। अगर बीच में किसी की तबीयत खराब हो जाए वहाँ पे, तो नीचे आने का कोई रास्ता है? नीचे आने के लिए चोपर हेलीकॉप्टर आएंगे। हाँ, अगर वो नहीं आ पाए तो फिर हम सब कंधे पे उठा के लाएंगे। तबीयत खराब हो गई तो फिर सबको करना पड़ेगा, रात दिन कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, आपको डाउन करनी है। चाहे नहीं हेलीकॉप्टर आ सकता, जिस पोस्ट तक आ सकता वहाँ तक वो आएगा, वहाँ तक हम लेके। कुछ हुआ है ऐसा, मतलब आपके रहते हैं? जैसे क्या हुआ था? मैं पोस्ट पे था उस समय, मेरे एक दोस्त को मिर्गी का दौरा पड़ा था, संजय नाम था, नीचे वाले पोस्ट में। और डॉक्टर जो थे उस समय मेरे साथ, अग्रवाल सर थे, वो ऊपर पोस्ट पे गए हुए थे विजिट करने, हालचाल जानने के लिए। हर हफ्ते जाना पड़ता था, रूटीन है ये, ऊपर वालों की मेडिकल चेकअप और देखने के लिए। तो अचानक दौरा पड़ा, उनको नीचे लेके आना था, डॉक्टर साहब को भी, और मुझे नीचे से पेशेंट को भी लेके आना था। हमारे पोस्ट पे हेलीपैड था, हेलीकॉप्टर यहीं आएगा। दोनों पोस्ट से निकल गए हम ऊपर वाले पोस्ट। अब चूँकि लाना ही था, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है उस समय। आप नहीं देख सकते कि अब लॉन्च आएगा कि नहीं, अब लॉन्च की वार्निंग थी, लेकिन गए हम, लाना था। और जैसे डॉक्टर को लेके ऊपर वाले पोस्ट से आ रहे थे, पीछे से लॉन्च आ गया। 14 लोग सामने आंखों के ऐसे दब गए थे। मैं देख रहा था नीचे, क्योंकि मैं पेशेंट को लेके गया था। मैंने भी स्नो स्कूटर में पेशेंट को बैठाया, मैं दौड़ के पहुंचा पोस्ट पे उसको, क्योंकि पेशेंट था, उसको रोप से मैंने अपने साथ बांधा हुआ था, वो चल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से खींच खांच के लेके। आप अकेले थे? स्नो स्कूटर लेके गया था मैं, क्योंकि था ही नहीं कोई पोस्ट में। पेशेंट भी आ गया, वो भी एक हाफ लिंक बोलते हैं हम लोग, पेट्रोल थोड़ी थोड़ी दूर आ जाती हैं दोनों चल के। तो मेरे पास स्नो स्कूटर थे उस समय, मैं तो स्नो स्कूटर से मैं नीचे लेके गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्नो स्कूटर की। मैं उसको लेके आया पोस्ट पे, जब देखा मैंने अपने सामने तो वहाँ पे लोग दबे पड़े। जो लोग पोस्ट में मेरे साथ थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी पे कुक थे, 1-2 लोग और थे, वो सब लोग भाग के गए उनको निकालने के लिए। लकीली उसमें कोई ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन वो मैंने अपनी आंखों से वो सीन देखा था। ब्लॉक के सामने लॉन्च हो रहा है, सामने में जाके फिर हम लोग भी गए उनको निकालने के लिए, निकाल लिया था, सब लोग बच गए थे। बट ये सब दब गए बर्फ़ में, नाक से बर्फ़ का जो निकाल के लोगों को बचाया गया, चिल्ला रहे थे। पर ठीक है, भगवान साथ होता है, कोई नहीं होता था। सर फिर भी मतलब सामने एक तरीके से दिख रहा है कि जो लोग ऊपर से नीचे उतर रहे हैं उनके लिए मौत का मंजर होगा। हाँ, देखा था मैं, बिल्कुल। और मैं आप बिल्कुल विटनेस और था। आप देख रहे हैं सामने से कि भाई साहब उनके साथ होने क्या वाला है। दिख रहा है, चिल्ला पड़े, लेकिन आप जाओगे कहाँ? लॉन्च की स्पीड बहुत होती है। मूवीज़ में देखना भी, कई सारे फुटेज आते हैं आजकल, तो लोग मोबाइल से बना रहे, तब तो मोबाइल भी नहीं था कि हम बना सकें। सामने देख रहा था मैं, स्कूटर को तेज़ लेके गया जितनी जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं, फिर क्यों रुका नहीं जाता। मैंने फिर कहा ना कि यहाँ पे शुरू में बोला था कि सिविलियन यहाँ पे कोई भी सड़क में एक्सीडेंट हो जाता है, मैं देखता हूँ लोग फ़ोन से वीडियो बनाने लगते हैं। करेक्ट। हम लोगों में नहीं होता। अगर एक फ़ौजी हैं, 2-4 हों, तुरंत बचाएंगे वो। सड़क पे भी आप देख लेना, यहाँ पे अगर कोई गिर जाए, फौजी अगर होगा तो बचाता, वो बचाएगा, क्योंकि उसकी आदत में शामिल है। हम लोगों को सिखाया ये जाता है कि जान सबसे पहले बचानी है आपको। लेकिन आज के टाइम में नॉर्मल यूज़र या नॉर्मल लोग जो होते हैं वीडियो बनाने पहले बैठ जाते हैं। गलत आदत, गलत दिशा में जा रहे हैं, और हर एक के साथ फिर यही होना है। आप सोचो आपके परिवार का कोई बच्चा हो, अगर ऐसे हो जाए, मतलब ठीक है गलती हो गई, वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो गया, पर कम से कम उसे किनारे तो कर दो, पुलिस को तो बुला दो। कोई नहीं करता यहाँ पे, मैंने खुद देखा। और हमारे यहाँ भाई नहीं ऐसा, अगर 2-4 फौजी हैं, कहीं पर भी कुछ होगा तो आप सबसे पहले आप उसको बचाओगे, किसी भी हालत में बचाओगे, और तब तक बचाओगे जब तक आपके अंदर जान है। ये तो है, फौजी की ये बात तो है। तो सर जैसे मैं सियाचिन की बात करी, तो जब आप वहाँ पे थे तो आप कौन सी रेजिमेंट में थे? मैं 16 ग्रेनेडियर के साथ था, और उसके बाद मैं 25 ग्रेनेडियर में गया। मेरी 2 यूनिट है, दोनों ग्रेनेडियर रेजिमेंट की हैं। ओके। और मेरी रेजिमेंट की अगर आप बात करते हैं तो
मुझे बहुत प्राउड है। 3 परमवीर चक्र मिले मेरी रेजिमेंट को, और लगभग हर लड़ाई में ग्रेनेडियर रेजिमेंट का जिक्र है, चाहे वो अभी रिसेंट कारगिल हो, 1971 हो, हर एक जगह पे ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट का एक अलग नाम है। हर एक जगह पे ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की बहादुरी की चर्चाएं हैं, और मुझे उस रेजिमेंट का हिस्सा बनने का मौका मिला। ज्वाइनिंग तक मुझे नहीं पता था मेरे रेजिमेंट की हिस्ट्री, लेकिन जब हम वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ पे देखा, म्यूज़ियम हैं, आर्काइव हैं, लोग बताते हैं, उस्ताद बताते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो कारगिल वार ख़त्म हुआ था उस समय। ओके। तो कारगिल की लड़ाई लड़के आए हुए बहुत सारे लोग थे, वो बताते थे, तो सुन के ना एक अलग माहौल बनता था, एक अलग दिल में आता, यार कभी हमें मौका मिले, वो हम भी करते हैं। और जिस यूनिट में गया, लकली वो भी कारगिल की लड़ाई में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था उसने। 16 ग्रेनेडियर ने, नाम आता है, आप LOC मूवी देखोगे तो उसमें आता है कर्नल NB थापा की पेट्रोल। कर्नल NB थापा मेरे पहले CO थे जब मैं गया था यूनिट में। तो हाँ, तो वहाँ पे जब आप जाते हैं और उस जिस कंपनी में आप देख रहे हैं कि 15-20 लोग जख्म खाए हुए हैं, 30-40 लोग हैं आपके साथ सर्व कर रहे हैं, वो लड़ाई लड़के आए हैं, उनसे जब आप सुनते हैं बैठ के, शाम को बातें उनकी सुनते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि जिस रेजिमेंट का हिस्सा हूँ उसकी बहादुरी इस लेवल की है, इस तरह से आपको रहना है, और यहाँ पे इस तरह से लोग, तो वो नेचुरली आपके खून में आता है। फिर वो तो बताते थे वो लोग कि ऐसे ऐसा हमने किया है। बिल्कुल, आपको बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। आप गलतियां करोगे तो बताएंगे भी, ऐसा मत करना नहीं तो गर्दन कट जाती, गोली लग जाती, हर बात में आपको सुधार, क्योंकि उनको वो तजुर्बा है और आपको मानना पड़ेगा। और जब बताते हैं उनके इमोशंस बाहर आते हैं, वो सुनो तो मज़ा आता है सुनने में, बैठ के उनके। आप किसी वॉर वेटरन से यहाँ पे जाके मिलो जिसने लड़ाई लड़ी हो। तो सर जैसे इतने किस्से आपने वहाँ पे सुने, लेकिन मैं आपसे कोई अनसुना किस्सा जानना चाहूँगा आपके रेजिमेंट का, जो आपको भी हिला देता है, मतलब अंदर से कहीं। मेरी रेजिमेंट की जो कहानियाँ वो फिल्मों में हैं, किताबों में हैं, और मोस्टली इंडियन आर्मी में छाई हुई हैं। मेरी रेजिमेंट उन बहादुर रेजिमेंट में है जिसके किस्से ख़त्म नहीं होंगे, और मैं बताने लग जाऊँ तो कुछ एक चीज़ें, जैसे भी पल्टन मूवी आई थी, वो पूरी मेरी रेजिमेंट की 2nd ग्रेनेडियर्स के ऊपर बनी हुई है। यस। इसके बाद LOC मूवी जो आई थी, उसमें मेरी 16 ग्रेनेडियर्स, 18 ग्रेनेडियर्स, इन सब यूनिट ने पार्टिसिपेट किया था कारगिल लड़ाई पे, तो उनका बहुत सारा जिक्र है। अभी यहाँ पे लिविंग लीजेंड हैं परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव, ऑनरेरी कैप्टन से रिटायर हुए, वो मेरी रेजिमेंट से हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा मेजर होशियार सिंह, वो मेरी रेजिमेंट से हैं। और दुनिया में फेमस हैं अब्दुल हमीद सर, CQMH अब्दुल हमीद सर, वो हमारी रेजिमेंट से, वो भी परमवीर चक्र थे। तो मेरी रेजिमेंट की बहादुरी किस्से बहुत हैं। और अगर आप कहते हैं कुछ अनसुने किस्से की बात, तो मैं, एक ऑपरेशन है 19 ग्रेनेडियर का, ऑपरेशन खुखरी के नाम से, उसमें उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान का पूरा पोस्ट काटा था, पूरे आदमियों की, और गर्दन काट के लेके आए थे वो लोग, जिसमें 2 शहीद भी हुए थे, 2 लोग, एक सूबेदार साहब थे, और उस समय कैप्टन थे चंडावत साहब, यंगस्टर थे, 3rd जनरेशन ऑफिसर थे। दोनों भाई फौज में ग्रेनेडियर रेजिमेंट में थे, और दोनों भाइयों के साथ मुझे सर्व करने का मौका मिला। छोटे वाले भाई विवेक सर के साथ मैं, मेरी यूनिट के वो 2nd इन कमांड थे 25 में, और चुंडावत सर के साथ मैं सेंटर में था। तो मैं उनको देखता था, उनका पर्सनालिटी बहुत इंस्पायर था उनसे, और आज भी लगता है। हाँ, उनका एक खानदानी अफसर है, अच्छा, घुड़सवारी करते हैं, और राजस्थान के रजवाड़े से, तो उनका एक अलग। लेकिन उन्होंने जो ऑपरेशन किया था उसके किस्से मुझे बाद में मेरे यूनिट अफसर लांबा सर ने बताया, मेजर लांबा सर ने, वो भी 19 ग्रेनेडियर से थे, कि उन लोगों ने पाकिस्तान को इतना सरप्राइज में रखा, उस पोस्ट के लोगों को। उनसे बातचीत रूटीन जैसे होता है, आमने सामने पोस्ट हैं तो बातचीत हो ही जाती थोड़ी बहुत, उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला ये समझने का कि इतनी तैयारी चल रही है। और 6 महीने 7 महीने तक प्रिपरेशन हुई, उसकी डेमी प्रिपरेशन हुई कि कैसे क्या कंटीजेंसी होंगी, तो क्या हमारे प्लान्स होंगे। इसके बाद उस पूरे पोस्ट को काटा गया था। बहुत डेयरिंग ऑपरेशन था, अगर उसकी तैयारी और उन सब चीज़ों पे बात की जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वैसा ऑपरेशन इंडियन आर्मी में होगा, लोगों ने किए होंगे, लेकिन जो मैंने सुना शायद मुश्किल हो, और हुआ होगा तो बहुत चैलेंजिंग रहा। मतलब आपस में बात करते हैं दोनों पोस्ट वाले पर्सन्स, आमने सामने पोस्ट है, रोज आप सामने देख रहे हो कि लोग खड़े हैं, तो थोड़ी बहुत तो दुआ सलाम हो ही जाती है। और फिर वहाँ पे जाके आपको उनको सरप्राइज में रख के उनको पूरे पोस्ट को काटना, उनसे बदला लेना। काटना मतलब अपने अंडर लेना, पोस्ट काटना मतलब होता है पोस्ट में जितने लोग थे सबको काट दिया, मार दिया, उनकी गर्दन काट के लेके आए थे लोग बोरे में भर के। फायर एक्सचेंज हुआ, पता लग गया था, सरप्राइज ऐसा नहीं था कि गोलियां नहीं चली, बहुत मुश्किल था, बहुत अच्छे से तैयारी हुई थी, हर हेडक्वार्टर से ऑर्डर थे सारे, उसकी पूरी प्लानिंग बनी थी, और पूरे पोस्ट को काटा था। 2 लोग शहीद हुए थे उसमें, पर 2 लोगों, मतलब ये कहा जाता है कि उतना डेयरिंग ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। ऑपरेशन कितने लोग ही गर्दन लेके आए थे सर? 30 से 34 लोग काट के लेके आए थे लोग इंडियन आर्मी के इतिहास में। उसके बाद तुरंत चीफ, इतना सेंसिटिव ऑपरेशन था कि चीफ ऑफ द स्टाफ कुछ यूनिट में गए थे मिलने लोगों से।
बहुत उसे कभी मौका मिला तो मैं चुंडाव सर से आपकी बात कराऊंगा। वो भी, उनको मैं जब भी मैसेज करता हूँ उस ऑपरेशन के बारे में तो लिखते हैं गॉड वाज काइंड इनफ टू गिव एन अपॉर्चुनिटी। सर मैं तो गूज बम्स आ रहे हैं। गूज नहीं, मैं खुद ही मुझे गूज बम्स आते हैं जब मैं सुनता हूँ उस चीज़ को कि कितना मुश्किल होता है उन सब चीज़ों को करना, वो करने वाले ही जानते हैं। और कितने लोग गए थे सर यहाँ से काटने के लिए? करीब 50 से 60 लोग, पूरी कंपनी गई थी, उसके पीछे बैकअप प्लान्स थे, बहुत सारी चीज़ें होती है ऑपरेशन। और जबकि उन्हें पता नहीं था, बिल्कुल अंदाजा तक नहीं। बिल्कुल ऐसे कई ऑपरेशन बहुत सारी यूनिट ने किए, बड़े छोटे होते रहते हैं और अक्सर होते हैं। जब आप सुनते हैं यहाँ पे कि सेना के, हमारी भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए या 3 जवान, तो मैं एक बात बता दूँ आपको ये दावे से, सेना की एक परंपरा है, हम कभी अपने जवान की डेथ को या शहीदी को ऐसे नहीं जाने देते। उसका बदला लिया ही जाएगा और वो सबक सिखाया ही जाएगा। कभी भी वो हो सकता है कि मीडिया में ना आए, सबको पता नहीं लगता, लेकिन कोई भी, क्योंकि उससे ट्रुप का मोरल खत्म हो जाएगा अगर हमने ऐसा करना छोड़ दिया, बदला नहीं लिया तो। और लेना भी चाहिए, सामने वाले को पता हो कि किससे टक्कर लिया, किससे टक्कर लिया। आप चाहे वो पुलवामा देखें या कहीं भी देखें, ये सेना की बड़े ऑपरेशन तो आ जाते, छोटे ऑपरेशन आते नहीं, पर बदला लिया ही जाएगा। वो उसमें कोई रियायत नहीं है। तो ऐसे काटने की जो जैसे हमने पहल करी तो उधर से भी होती होगी? बहुत बार होती। अगर उनकी किस्मत साथ है, उनकी तैयारी अच्छी है तो हो सकता है वो सफल हुए हों कहीं। चर्चा तो नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर हमारा पलड़ा भारी नहीं होता उनके ऊपर तो 1971 में इतने लोग सरेंडर थोड़ी कर। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर भी तो उन्होंने किया। करेक्ट। तो हमारी तैयारी, हमारी ट्रेनिंग, हमारी वेपनरी उनसे बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो जवानों का मोरल है पाकिस्तान आर्मी से बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ जो रेजिमेंट सिस्टम है, परिवार, ये एक परिवार की तरह है बिल्कुल। लोग जैसे कि अपने बाप के सामने बेटा कभी मार नहीं खाएगा दूसरे से, मर जाएगा, तो वो ये वहाँ भी होता है यूनिट में कि मैं अपने सीनियर के आगे पीठ नहीं दिखा सकता। कल को उन्हीं के साथ रहना है, ये हमारे बच्चों तक बात जाएगी, तेरा बाप ने ऐसा किया था इसलिए। तो ये चीज़ें हमारी बहुत स्ट्रांग है इंडियन आर्मी की, मैं ये कहता हूँ। बिल्कुल। तो वहाँ पे, और मैं आपको बताऊँ, हमारा जो रेजिमेंट सिस्टम है दुनिया में कहीं भी वेल टेस्टेड है। इसमें जो एक बार घुस जाता है ना, उसके अंदर वो परिवार वाली फीलिंग वो सब आ जाती है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, जो हमारे सीनियर उनके साथ कैसे रहना है, बहुत अच्छे से वेल आयल्ड होता है। तभी आज मैं भी यहाँ पे हूँ तो लोग कहते हैं तुम्हारा तालमेल बहुत अच्छा है कॉर्पोरेट लाइफ में। तालमेल नहीं अच्छा, मुझे सिखाया गया है कि लोगों से कैसे पेश आना है, कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, कैसे इज्जत देनी है। तो जो आपका इवेंट्स का पार्ट जो अभी चल रहा है लाइफ में आर्मी से निकल कर, तो ये कहीं ना कहीं आर्मी से ही आया है? बिल्कुल। आर्मी में ना हर दिन एक इवेंट है, हर दिन एक इवेंट है। सुबह छोटी सी पीटी होती है, वो भी एक इवेंट है। शाम उसके बाद ट्रेनिंग होती है, उसके बाद रूटीन परेड्स जितनी, वो सब एक इवेंट है। अगर उनको आप ठीक से ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हो या करने लगते हो तो आपको यहाँ के इवेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के इवेंट्स में बस यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पे एक ट्रेंड मैन पावर है, ऑर्गेनाइज आपको चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको उनको ऑर्गेनाइज करना है, पर यहाँ पैसे दे के आप ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल। फौज में हर एक छोटा सा ऑपरेशन, ट्रेनिंग, सब कुछ इवेंट है, विजिट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको सीखने को मिलती है। रिसोर्सेज अलाइन करना है, टाइम से आपको टाइम फ्लो चार्ट बनाना है, सब कुछ फौज में सिखाया जाता है। मतलब माइंडसेट वहीं से आया आपके पास इवेंट का? बिल्कुल, फौज ने मुझे सिखाया। बड़े बड़े इवेंट करवाए, मैराथन करवाई हमसे, तो एडी इवेंट में मुझे आगे कुछ ऐसा नया नहीं था कि मैंने नहीं किया था, सब करा था, वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से किया था। इस बात की तारीफ मेरे क्लाइंट करते हैं। अरे मैंने मेरा था आपका न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, जो ये जेवर एयरपोर्ट का जो इवेंट हुआ था वो आप हाँ, जेवर एयरपोर्ट का इवेंट मैंने करवाया, और उसमें जेवर एयरपोर्ट की टीम, जो नोएडा इंटरनेशनल की टीम थी, उनकी तरफ से आलोक सर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। पहली बार मैं इतने बड़े लेवल का इवेंट कर रहा था। जेवर एयरपोर्ट की टीम से बहुत सारे और भी नाम हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन लोगों ने मुझे, वहाँ की मैराथन भी मैंने करवाई थी। तो मैं ये कहूँगा कोई भी इवेंट क्लाइंट और हम इवेंट कंपनी दोनों के प्रयासों का नतीजा होता है। पर यस, वो इवेंट मेरे में अपने आप में एक लैंडमार्क इवेंट था। जो बारिश हो रही थी 2 दिन तक, अगले दिन चीफ मिनिस्टर को आना था और पूरा सब बारिश में टेंट वगैरह ख़राब हो गए थे, लेकिन हमने रातों रात उसको मैनेज किया, पूरी टीम को लगाया। जेवर एयरपोर्ट की टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनके स्टाफ ने। तो वो इवेंट अपने आप में एक लैंडमार्क है, और वो मेरे कुछ एक इवेंट होते हैं जो आपको टेस्ट करते हैं। जैसे एक आपने बताया जो रात को 12 बजे आया, और एक ये हाँ ऐसे कई इवेंट हैं और आगे भी है अभी लाइनअप, और मेरी टीम इसमें बहुत ट्रेंड है। मैं ये कहता हूँ, मैं अकेला इवेंट में कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी टीम ना हो। सर इवेंट में नहीं, कहीं पे भी कोई इंसान अकेला एक लेवल तक भाग सकता है, उसको पूरा चलाने के लिए टीम चाहिए। तेज भागना है तो आप अकेले भाग सकते हो, लेकिन अगर आपको दूर जाना है ना तो आपको एक टीम चाहिए। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मैं लकी हूँ कि मेरी टीम है ऐसी। आप जब मिलते हो, आप मिले हो कि मैं तो मिला हूँ सर। मैं तो मतलब वो पता चलता है एक अलग माइंडसेट जो आपके साथ रह के आज मैं चैलेंज करता हूँ, उससे बेहतर वेडिंग प्लानर नहीं है। वो जितना क्लाइंट के इमोशंस को समझ के, अभी उसने एक शादी करी है तो वो खुद रोई है जब वो लड़की और लड़की रो रही थी, उससे लिपट के दोनों। अभी कल भी शाम को दोनों रोई हैं। एक क्लाइंट, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास वीडियोज़ हैं उस मोमेंट के। कल रात में वो रो रही थी, तो आराधना नाम था लड़की का, तो शादी हो गई, वो कल रो रही, क्योंकि
15-20 बार आप मिलते हो, बैठते हो, इमोशंस को समझते हो, बहुत घुल मिल जाते हो। और जब फिर वो विदा होती तो एक लड़की, कल उनके घर में उनके मम्मी पापा रो रहे थे, स्वाति से स्वाति रो रही थी। लग रहा था कि जैसे सगी बहन खुद बता रही उनको कि नहीं, मैं अपनी सगी बहन की विदाई नहीं। ये वो हो गया ना कि फिर आपने किसी कंपनी को हायर नहीं किया है। हाँ, आपने एक पर्सन, मेरे क्लाइंट से फीडबैक ऐसे है। आप मेरे जो क्लाइंट हैं 5-5, 6-6 साल से हम लोग कनेक्टेड हैं मेरी कंपनी के। बिल्कुल, मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन मेरे क्लाइंट्स जो कंपनी, मुझे प्राउड है कि मैं आईडी इवेंट में हूँ। और सार्थक है, अनीस है, आशीष है और गौरव है, बहुत सारे लोग हैं जो ये लोग, ये लोग क्लाइंट के साथ कोई चीटिंग, कोई हेरफेर, मैंने इनको साफ बता रखा है। बिकॉज शादी या कोई भी इवेंट नहीं होता, वो उसके लिए वो लैंडमार्क है, पूरी ज़िंदगी की एक सबसे अहम चीज़ होती है। उसके लिए बहुत बड़ा, मतलब क्या कहते हैं, माइलस्टोन है, एक माइलस्टोन है। आप उसको रेगुलर नहीं, बेशक हम रोज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको उस रोज़ की तरह नहीं करना। बिल्कुल, उसके लिए आपको इस भावना से करना है कि वो उसके लिए एक ही इवेंट बिल्कुल आपके लिए रोज़ हो सकता है। बिल्कुल, जैसे आज हमारा भी ये इवेंट ही चल रहा था। मैंने भी इसकी पूरी तैयारी करी, टाइम से नहीं पहुंच पाया, उसके लिए सॉरी। कोई नहीं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई। आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।